सोचिए साल है 2008। दुनिया की इकोनॉमी मतलब बुरी तरह से क्रैश हो रही है। लेमन ब्रदर्स जैसी सदियों पुरानी कंपनियां वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी हैं और बाजारों में एक एक अजीब सा डर फैला है। एक पैनिक था, बिल्कुल। हाँ, पैनिक। बिल्कुल। सब कुछ जैसे जम सा गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। और ठीक इसी माहौल के बीच वॉरेन बफे अपने शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। आज हम उसी मशहूर चिट्ठी के अंदर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब पूरी दुनिया डर से कांप रही थी तब एक जीनियस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। बिल्कुल। और ये चिट्ठी सिर्फ बर्कशायर हैथवे का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड नहीं थी। नहीं। वो उस संकट की नब्ज पर हाथ रखने जैसा था। बफे ने उसमें संकट की वजहें, सरकार का एक्शन और आने वाले समय के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक, मतलब सब कुछ समेट दिया था। तो चलिए सीधे उसी माहौल में चलते हैं। बफे ने 2008 को एक भयानक साल बताया था। डेवास्टेटिंग, हाँ। उन्होंने निवेशकों की हालत बताने के लिए एक जबरदस्त लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा, वे बैडमिंटन के खेल में फंसी छोटी चिड़ियों की तरह लहूलुहान और कंफ्यूज्ड थे। वाह। उनका कहना था कि क्रेडिट मार्केट, मतलब जहां से कंपनियां और लोग उधार लेते हैं, वो पूरी तरह से जाम हो गया था। और इसी जाम को खोलने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। बफे ने सरकार के इस कदम को पोकर की भाषा में ऑल इन जाना कहा। ऑल इन मतलब सब कुछ दांव पे लगा दिया था। बिल्कुल। सरकार ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था ताकि सिस्टम पूरी तरह से बैठ ना जाए। वो मानते थे कि ये जरूरी था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी। अच्छा। कि इस दवा के बुरे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, जैसे भविष्य में महंगाई का बढ़ना। मतलब एक जरूरी जहर जैसा, जो उस वक्त जान बचाने के लिए तो चाहिए, पर बाद में उसका असर दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरे अंधेरे के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है बफे का जबरदस्त आशावाद। हाँ, एक कमाल है। जब सब दुनिया के खत्म होने की बातें कर रहे थे तब वो कह रहे थे कि घबराओ मत। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। 2 वर्ल्ड वॉर, 1930 की महामंदी और और 80 के दशक में 21.5% की प्राइम रेट। सोचिए, 21.5%। और हर बार देश और मजबूत होकर निकला है। और फिर उन्होंने वो लाइन लिखी जो आज भी इतनी मशहूर है, अमेरिका के सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं। और यही एक महान निवेशक और एक आम निवेशक के बीच का फर्क है, वो लंबी अवधि की सोच। राइट। बफे ने साफ साफ लिखा कि उन्हें या चाली मंगर को कोई अंदाजा नहीं है कि बाजार अगले महीने या अगले साल ऊपर जाएगा या नीचे। उन्हें ये पता था कि 2009 की इकोनॉमी अस्त व्यस्त रहेगी, लेकिन उनका काम बाजार की भविष्यवाणी करना है ही नहीं। उनका काम है अच्छी कंपनियों को सही दाम पर खोजना, चाहे माहौल कैसा भी हो। तो ठीक है, लंबी अवधि की सोच तो सही है, लेकिन उस साल 2008 में उन्हें भी तो नुकसान हुआ होगा। उस तूफान में उनकी अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे का क्या हाल था? सवाल तो यही है। और आंकड़े देखें तो हाँ, चोट तो लगी थी। 2008 में बर्कशायर की बुक वैल्यू में 9.6% की गिरावट आई। अरे 9.6% की गिरावट, ये तो काफी ज्यादा है। जब सब बफे को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, तब उनकी अपनी कंपनी की वैल्यू लगभग 10% गिर गई। हाँ, अकेले में ये आंकड़ा बुरा लगता है, लेकिन इसे सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसी साल S&P 500 इंडेक्स, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, वो 37% गिरा था। 37%? ओह। हाँ, 37%। तो उसके मुकाबले 9.6% की गिरावट। वो तो कुछ भी नहीं है फिर। कुछ भी नहीं। बर्कशायर ने बाजार को बुरी तरह पछाड़ दिया था। और एक और बात, बर्कशायर के ये आंकड़े टैक्स चुकाने के बाद के हैं। अच्छा। जबकि S&P 500 के आंकड़े टैक्स से पहले के होते हैं, तो असल में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर था। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो मतलब उनका फोकस बाजार की उठापटक पर नहीं था। चिट्ठी में उन्होंने अपने 4 लक्ष्य बताए थे, है ना? पहला था जिब्राल्टर जैसी मजबूत तिजोरी बनाए रखना। हाँ, और दूसरा अपने बिजनेस के चारों ओर की खाइयों को और चौड़ा करना। खाइयां यानी मोट्स, ये बफे का पसंदीदा शब्द है। बिल्कुल। इसका मतलब है कंपनी की वो खासियतें जो किसी दूसरी कंपनी को उनके ग्राहकों को छीनने से रोकती हैं, जैसे कोका कोला का ब्रांड नेम, या किसी कंपनी की बेहद कम लागत पर सामान बनाने की क्षमता। सही। तो संकट के समय में वो इन खाइयों को और गहरा कर रहे थे। समझ गई। और बाकी 2 लक्ष्य थे कमाई के नए रास्ते खोजना
और अपनी बेहतरीन मैनेजर्स की टीम को संभाल कर रखना। मुझे लगता है इसमें जो पहला पॉइंट था ना, वो जिब्राल्टर जैसी तिजोरी वाला, वो सबसे अहम रहा होगा। बिल्कुल, वही उनका सबसे बड़ा हथियार था, क्योंकि उनके पास कैश का पहाड़ था। वो उस डर के माहौल में खरीदारी कर सकते थे। बफे की एक और मशहूर लाइन है, निवेश करते समय निराशा आपका दोस्त है और उत्साह दुश्मन। सही। जब सब डर के मारे अपनी अच्छी से अच्छी कंपनियां बेच रहे थे, बफे अपना चेकबुक लेकर बाजार में उतरे थे। उन्होंने रिगली, गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों में $14.5 बिलियन का निवेश किया। बाप रे। और वो भी अपनी शर्तों पर, ऐसी डील्स पर जो सिर्फ संकट के समय ही मिल सकती थी। मतलब जब बाजार में खून बह रहा हो तब आप खरीदारी करो। लेकिन इतना कैश और इतनी हिम्मत ये आती कहाँ से है? बर्कशायर की इस जबरदस्त स्थिरता के पीछे जरूर कोई राज होगा। राज है, और वो छिपा है उनके बीमा के कारोबार में। ये बर्कशायर का वो इंजन है जो शांत बैठा लगता है, लेकिन असल में पूरी मशीन को ताकत देता है। अच्छा, फ्लोट, मैंने ये शब्द सुना है, पर ये होता क्या है ठीक से? इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी बीमा कंपनी को अपनी कार या हेल्थ का प्रीमियम देते हैं, तो कंपनी वो पैसा तुरंत किसी को क्लेम में नहीं दे देती। वो पैसा उसके पास कुछ समय के लिए पड़ा रहता है, जब तक आप कोई क्लेम फाइल नहीं करते। इस पैसे को, जो कंपनी ने प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा किया है लेकिन अभी तक क्लेम में चुकाया नहीं है, फ्लोट कहते हैं। ओके। 2008 के अंत में बर्कशायर के पास $58 बिलियन का फ्लोट था। $58.5 बिलियन। हाँ, बफे कहते हैं ये पैसा हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास है और हम इसे अपने फायदे के लिए निवेश करते हैं। एक मिनट, मतलब ये दूसरों का पैसा है जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। ये तो एक तरह का इंटरेस्ट फ्री लोन हुआ है ना? ये इंटरेस्ट फ्री लोन से भी बेहतर है एक्चुअली। वो कैसे? आमतौर पर बीमा कंपनियां जितना प्रीमियम लेती हैं, उससे ज्यादा क्लेम में चुकाती हैं। इसे अंडरराइटिंग लॉस कहते हैं, और ये उस फ्लोट को इस्तेमाल करने की कॉस्ट होती है। ठीक है। लेकिन बर्कशायर के साथ कुछ उल्टा ही होता है। 2008 जैसे बुरे साल में भी उन्होंने प्रीमियम से कम पैसा क्लेम में चुकाया। उन्हें इस $58.5 बिलियन के फ्लोट को रखने के लिए $2.8 बिलियन का मुनाफा हुआ। रुकिए, ये तो सुनने में जादू जैसा लगता है। मतलब उन्हें पैसे रखने के लिए पैसे मिल रहे थे, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है शानदार अंडरराइटिंग की वजह से। मतलब जोखिम का सही अंदाजा लगाना। उनकी कंपनियां जैसे गाइको बहुत अनुशासन से काम करती हैं। इसीलिए बफे कहते हैं कि ये उनका आर्थिक पावर हाउस है। उन्हें मुफ्त में पैसा तो मिलता ही है, ऊपर से उस पैसे को रखने के लिए भी कमाई होती है, और फिर इस पैसे को वो दूसरी कंपनियों में सालों साल के लिए निवेश कर देते हैं। ये तो कमाल का बिजनेस मॉडल है। गाइको के बारे में उन्होंने वो मजेदार बात भी लिखी थी, हाँ, हमें एक न्यूडिस्ट कैंप में 2 भूखे मच्छरों जैसा महसूस होता है। मतलब उनके लिए मौके ही मौके हैं। बफे की यही खासियत है। इतनी जटिल बात को वो एक मजेदार तस्वीर में बदल देते हैं जो आप कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। तो ये बीमा का फ्लोट तो एक पहलू हुआ। चिट्ठी में एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है जो 2008 के संकट की जड़ पर ही चोट करती है। ये कहानी है उनकी एक कंपनी क्लेटन होम्स की। हाँ, और ये कहानी आज भी उतनी जरूरी है। ये कर्ज देने के सही और गलत तरीकों का एक लाइव केस स्टडी है। बफे कहते हैं कि 2004 से 2007 के बीच अमेरिका के हाउसिंग बाजार में जो हो रहा था वो पागलपन था। उन्होंने अपनी मशहूर लाइन में से समेटा, जिन उधारकर्ताओं को उधार नहीं लेना चाहिए था, उन्हें उन उधारदाताओं द्वारा फाइनेंस किया जा रहा था जिन्हें उधार नहीं देना चाहिए था। सही है। सब ये मानकर चल रहे थे कि घर की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन उनकी कंपनी क्लेटन होम्स, उसकी कहानी अलग थी। जहां पूरे देश में लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे, वहीं क्लेटन के ग्राहक अपना लोन चुका रहे थे। ये बात इसलिए भी अजीब है क्योंकि क्लेटन के ग्राहकों का औसत क्रेडिट स्कोर देश के औसत से कम था। हाँ, तो ये उल्टा कैसे हो रहा था? इसका जवाब बफे के मुताबिक लेंडिंग 101 यानी कर्ज देने के सबसे बुनियादी उसूलों में है। अच्छा। क्लेटन के ग्राहक अपनी असली कमाई के आधार पर लोन ले रहे थे। उन्होंने एक ऐसा घर खरीदा था जिसका मंथली पेमेंट वो आसानी से कर सकते थे। उन्होंने इस उम्मीद में लोन नहीं लिया था कि घर की कीमत बढ़ेगी तो लोन रीफाइनेंस करा लेंगे। उनका इरादा उस घर में रहने का था, ना कि उसे बेचकर पैसे बनाने का। बिल्कुल, उनका इरादा था उस घर में रहने और उसका पूरा कर्ज चुकाने का। अगर ये इतना सीधा और सरल था तो बाकी सारे बैंक्स और लेंडिंग कंपनियां ये गलती क्यों कर रही थीं? क्योंकि सिस्टम में इंसेंटिव्स ही गलत थे। लोन देने वाले एजेंट को इस बात से मतलब नहीं था कि लोन चुकाया जाएगा या नहीं, उसे तो बस अपना कमीशन चाहिए था। बैंक उन सारे खराब लोन्स को पैक करके दूसरे निवेशकों को बेच रहे थे, तो जोखिम किसी और का हो गया था। क्लेटन होम्स ऐसा नहीं कर रही थी। वो जो लोन देती थी उसे अपनी किताबों में रखती थी। तो उनकी मजबूरी थी कि वो सही ग्राहक को ही लोन दे। एग्जैक्टली। ये गहरा सबक है।
कि ज्यादातर घर इसलिए नीलाम नहीं होते क्योंकि उनकी कीमत गिर गई, बल्कि इसलिए नीलाम होते हैं क्योंकि लोग अपनी महीने की किश्त नहीं दे पाते। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। और सबक की बात करें तो इस चिट्ठी की एक और बात जो मुझे हमेशा याद रहती है वो है बफे का अपनी गलतियों को खुलकर मानना। कौन सा सीईओ अपनी सालाना रिपोर्ट में ये लिखता है कि मैंने 2008 में कुछ मूर्खतापूर्ण काम किए? बहुत कम। और यही बात उन्हें महान बनाती है। उन्होंने 2 बड़ी गलतियों का जिक्र किया। हाँ? पहली, पानोको फिलिप्स नाम की ऑयल कंपनी के शेयर तब खरीदना जब तेल और गैस की कीमतें आसमान पर थीं। जैसे ही कीमतें गिरी, उन्हें कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। और दूसरी गलती? 2 आयरिश बैंकों में निवेश करना। उन्होंने माना कि उन्होंने इन बैंकों के बिजनेस को ठीक से नहीं समझा था। इस निवेश में उन्हें 89% का नुकसान हुआ। 89%? हाँ, ये दिखाता है कि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप गलतियां करेंगे। जरूरी यह है कि आप उन्हें मानें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। और गलतियों की बात करते हुए उन्होंने उस वक्त के फैंसी फाइनेंशियल मॉडल्स और डेरिवेटिव्स पर भी काफी तीखी टिप्पणी की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि फॉर्मूले लेकर आने वाले गीक से सावधान रहो। यहाँ उन्होंने डेरिवेटिव्स यानी ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिनकी कीमत किसी और की चीज की कीमत पर निर्भर करती है, उनकी जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वैल्यू करने वाले मॉडल असल दुनिया की हकीकत से बहुत दूर होते हैं। उन्होंने इसका कोई उदाहरण भी दिया था? ऑप्शंस की कीमत तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति बताई। मान लीजिए कोई S&P 500 पे 100 साल का पुट ऑप्शन बेचता है। ये मॉडल बताएगा कि इसके लिए $2.5 मिलियन का प्रीमियम मिलना चाहिए, जबकि नुकसान $1 बिलियन तक हो सकता है। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बफे ने इसे बेतुका कहा क्योंकि ये मॉडल मानता है कि बाजार का पिछला उतार चढ़ाव भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। ये तो बड़ी टेक्निकल बात हो गई। लेकिन उन्होंने इसे अपनी एक और शानदार उपमा से आसान बना दिया। उन्होंने कहा, ये ऐसा ही है जैसे आप अपने एक मनमौजी उदास पड़ोसी से हर दिन उसके खेत का भाव पूछें और फिर उस भाव के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल ये भविष्यवाणी करने के लिए करें कि 100 साल बाद उस खेत की कीमत क्या होगी। वाह, ये कमाल है। एक ही लाइन में पूरे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडलिंग की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें 2008 की उस ऐतिहासिक चिट्ठी से आज के लिए सबसे बड़े सबक क्या हैं? मेरे हिसाब से पहला तो है कि बुरे से बुरे वक्त में भी लंबी अवधि का आशावादी नजरिया रखना। बिल्कुल। दूसरा, एक मजबूत बैलेंस शीट और कैश की ताकत जो आपको डर के माहौल में मौके का फायदा उठाने की हिम्मत देती है। तीसरा, बीमा के फ्लोट जैसे छिपे हुए आर्थिक इंजनों को समझना। और चौथा, लेंडिंग 101 जैसे बुनियादी उसूलों पर टिके रहना, चाहे दुनिया कितनी भी फैंसी क्यों ना हो जाए। और शायद सबसे जरूरी बात, बौद्धिक विनम्रता। ये मानना कि आप गलतियां कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मूला या मॉडल पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। सही कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है जो बफे ने उस चिट्ठी के अंत में दिया था। उन्होंने टैक्स फ्री म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बीमा में छिपे खतरे की ओर इशारा किया था। अच्छा। ऐतिहासिक रूप से इन बॉन्ड्स में डिफॉल्ट ना के बराबर हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बिना बीमे के थे। कड़े फैसले लेने का दबाव बनाया क्योंकि उनका अपना पैसा दांव पर था। लेकिन बफे एक सवाल पूछते हैं, अगर उन सभी बॉन्ड्स का बीमा बर्कशायर जैसी किसी दूर बैठी बीमा कंपनी ने किया होता तो क्या वो शहर और राज्य उतनी जिम्मेदार होते? शायद नहीं। ये एक बड़ा सवाल है कि किसी भी सिस्टम में एक सुरक्षा जाल, चाहे वो बीमा हो या सरकारी बेलआउट, लोगों के व्यवहार और जोखिम लेने की आदत को कैसे बदल देता है। और ये सवाल सिर्फ वित्त पर ही नहीं, हमारी जिंदगी के कई फैसलों पर भी लागू होता है।